तो ये जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, गिले शिकवे भी हुए, क्या तहरीक-ए-इंसाफ मुतमिन हो पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ मुलाकात के बाद ही जो मीडिया से बातचीत की गई, उसमें तमाम शिकवे, तमाम शिकायत, जो कुछ कहा जा सकता था अदलिया के हवाले से, तहरीक-ए-इंसाफ ने वो फिर से कह डाला। अगर मकसद ये था कि मुज़ाकरात या बातचीत के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पहुँचाना है, तो फिर इंतज़ार तो किया जाता। देखिए, अब तो काफ़ी तफ़सीलात इस मुलाकात की आ गई हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जब हमने अपने गिले-शिकवे किए, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि आप अपनी ये सारी बातें लिख कर मुझे दे दें। इनमें से जिन पर मैं कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई कर सकता हूँगा, वो कर दूँगा, जिन पर नहीं कर सकता हूँगा, लिख कर आपको बता दूँगा कि ये मेरे दायरे-इख्तियार में नहीं है। तो वो सारा गिला-शिकवा तो चीफ जस्टिस ने एक फ़िक्रे में ख़त्म कर दिया कि भाई लिख कर दे दो, फिर जवाब दे दूँगा। दूसरी जो तफ़सीलात आज सामने आई हैं, चीफ जस्टिस ने पीटीआई को समझाया कि आप बायकॉट की सियासत ख़त्म करें और अगर आप जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट ना करते, तो तैनातियाँ ज़रा मुख्तलिफ हो सकती थीं, आपके 2 वोट थे। टेक्निकली उन्होंने उनको कहा है कि आप मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के चुंगल से बाहर आएँ और इंडिपेंडेंट सियासत करें। आप जजेस के साथ मिलकर जजेस की अंदरूनी सियासत का हिस्सा ना बने कि उन्होंने बायकॉट किया, तो हम भी बायकॉट करेंगे। उन्होंने खिलाफ वोट दिया, तो हम भी खिलाफ वोट देंगे। तो मुझे तो वो मैसेज ये लगा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और जजेस को अपनी सियासत खुद करनी चाहिए और उन्हें भी किसी एक सियासी जमात का उसमें सहारा नहीं लेना चाहिए। बाकी चीफ जस्टिस के पास एक 10 नुकाती एजेंडा है जिसमें वो अदालती इस्लाहात पर 10 पॉइंट्स पर सबकी राय मांग रहे हैं। उन्होंने ये 10 पॉइंट्स पीटीआई को भी दिए, उनके पास उन 10 पॉइंट्स पे कोई तजावीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा बाद में दे देंगे। ऐसी मुलाकात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी की है, ऐसी मुलाकात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द से भी की है, ऐसी मुलाकात अब वो और दीगर हाई कोर्ट्स में भी करना चाह रहे हैं और वो एक जुडिशियल रिफॉर्म्स का पैकेज लाना चाहते हैं। एक 10 नुकात का एजेंडा है जिसके तहत वो ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर इस मुलाकात को भी मिसयूज़ करने की कोशिश की है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने किस मुलाकात को और कब चीज़ों को मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं की है। आप यही कह सकते हैं कि इसके बाद चीफ जस्टिस ज़रा इज्तनाब करेंगे कि यार मिलने के बाद बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाता है और अगर वो मुलाकात को एजेंडे तक महदूद रखते तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और दरवाजे भी खुल सकते थे। इस तरह साहब तहरीक-ए-इंसाफ की इस रवैये पे पहले भी तनकीद की जाती रही है, जैसे अभी मुलाकात के बाद भी की जा रही है। हत्ता कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उस वक़्त भी कहा गया कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों का हिस्सा रहती, असम्बली में मौजूद रहती, अपोज़िशन का किरदार अदा करती, तो बहुत कुछ ना होता जो उसके बाद हो गया। अगर इमरान खान साहब एक बतौर अपोज़िशन लीडर उस वक़्त की असम्बली के अंदर भी मौजूद रहते, तो हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम दे सकते थे, अवाम के भलाई के लिए, अवाम के मंसूबों के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन असम्बलियों से निकल जाना, हुकूमतें तोड़ देना, इसी तरीके से अगर कोई मुलाकात का मौका मिला, कहीं बर्फ पिघल रही है, तो उसको भी ज़ाया कर देती है तहरीक-ए-इंसाफ। आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं? नहीं, कैसे ज़ाया कर देती है? एक जमात है जिसको इतना कुचल दिया गया है कि वो उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उस पे केसेस, उसके लीडरों पे केसेस, उसके पार्टी चेयरमैन के ऊपर 200 से ऊपर केसेस, उनका तो सांस बंद की हुई है। तो जिस जुडिशरी के निज़ाम में उनके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, तो अगर चीफ जस्टिस से मिलकर वो शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? चीफ जस्टिस को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें इंसाफ चाहिए? तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ज़रूर इसका एक्शन लूँगा। लेकिन उन्होंने भी एक सियासी सी बात करके उन्हें कह दिया कि आप सिस्टम के अंदर रहें, क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस साहब खुद भी हैं। 26वीं तरमीम के बाद मतलब मेजर बेनिफिशियरी हैं और जिन जजेस से उन्हें वो मना कर रहे हैं वो वही जजेस हैं जो उनकी सीनियरिटी पे उंगली उठाते हैं। तो मैं ये मुलाकात 100 दफ़ा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे मैं तो नहीं समझ आता कि कोई बड़ा कोई कारनामा पैदा हो जाएगा, कोई नई चीज़ पैदा हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम वो जो उनके पास रोल है उसके मुताबिक ही वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। तो पीटीआई वाले बस यही कि मुलाकात में भी रो सकते हैं, बाद में भी रो सकते हैं, उनकी सुनवाई तो कोई सिस्टम में है नहीं।
और आगे चल के अभी मुझे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई अदलिया से उन्हें कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, या को अदलिया जो है उनके जैसे उन्होंने कहा, चीफ साहब ने कहा कि मुझे लिख कर दें मैं देखूंगा, तो उनको तो ख़त भी गए हुए तफसीली लिखे हुए उन पार्टी के चेयरमैन के, उस पर कौन सा उन्होंने कोई एक्शन ले लिया या रद्द-ए-अमल दे दिया। तो बट ठीक है, ये एक डंग टपाऊ मुलाकात थी, एक अतमाम हुज्जत थी जिसमें उन्होंने ये मिलना था, मिल लिए। मुजम्मिल ठीक कह रहा है, आइंदा वो मेरे ख्याल में एहतियात करेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन राणा साहब, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होने के दावेदार सियासतदान है, वो कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, अगर पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है, उसी के मुताबिक चीजें चलेंगी। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है। अगर अपने ही पार्लियामेंट के फैसलों को और आगे पार्लियामेंट नहीं मानेंगे, सियासतदान नहीं मानेंगे, फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे? नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे तो मेरा बिल्कुल फर्म बिलीव है कि वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामेंट का कासिम सूरी कोई रूलिंग दे तो हम उसे नहीं माने और अदलिया उसे मानने से इनकार कर दे, और बाद में मुख्तलिफ मौक़ों पे अगर स्पीकर कुछ कहें तो उसको मान लें, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम कौन सी तारीख के बाद शुरू होती है या पहले शुरू होती है। तो और फिर पार्लियामेंट अगर कल को ये कह दे कि जी सारे एक एक कान कटवा देंगे, और क्योंकि पार्लियामेंट कह रही है तो मानना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसी कानून साजी करती है जो कहीं ना कहीं जाके आइन से मुतसादिम है या इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है, तो पार्लियामेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वो जो हुक्म सादिर फरमा देगी वही सब कुछ होगा। और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कौन हैं? अगर वो आज कह दें कि चीनी जो है जनाब अली हर बंदा जो है 4 चमचे डालेगा, और चीनी माफिया वहाँ बैठा हो, आटा माफिया, घी माफिया बैठा हो, ज़मीन माफिया बैठा हो, तो ये कहा जाए जी चूँकि उन्होंने कहा तो सब कुछ मान लिया जाए, तो फिर अदालतों को घर भेज देते हैं कि भाई ठीक है, जो इन्होंने मुल्क चलाना है वही चलेगा, चलता रहेगा। क्यों जी मुजम्मिल सर भट्टी साहब, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ रिलीफ की बात कर देते, कहते ठीक है आपके मुकदमात मेरिट पर सुने जाएंगे, और जो कुछ शिकायत थी अदलिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके अजाले के लिए अहकाम तो जारी कर सकते थे। मसलन देखिए, चीफ तहरीक इंसाफ को क्या शिकायत है जो उन्होंने बयान की? एक उनको शिकायत हैं, कुछ अपने कारकुन उनके अंदर हैं या लीडर अंदर हैं, उनकी जमानतों के हवाले से शिकायत है। चीफ जस्टिस क्या करते हैं? सू मोटिव लेकर सबकी जमानतें दे देते हैं। कुछ जमानतें हाई कोर्ट में जेर समात हैं, कुछ जमानतें ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं। जो जमानतें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी वो किस बेंच के आगे लगेंगी वो उसको देखेगा। चीफ जस्टिस क्या करते हैं? एक हुक्म जारी करते हैं वहां घर बैठे बैठे कि सारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो क्या वो आईनी और वो कानूनी हुक्म होता कि जी चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो सू मोटिव में सारे बेअक जुम्बिश कलम सबको रिहा कर देता? वो तो रिहाइयां लेने गए थे ना, कि खान को रिहा कर दें, हमारे 9 मई के जो मुल्ज़िम अंदर हैं उनको रिहा कर दें। तो क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार हासिल है? आप जिससे जो चीज मांग रहे हैं उसके पास वो इख्तियार होना चाहिए ना। ये वही बात है कि आपको याद होगा कि जब पंजाब में इंतखाबात का केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, तो उमर अता बंदयाल साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में ले लिया, तो सब ने इतराज किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है, सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट अपने पास नहीं ला सकती। और उस वक्त उस पर सब जजेस ने उस पर इतराज भी किया था कि ये नहीं हो सकता, आप पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, अपील आपके पास आएगी। इसी तरह जो केसेस जहां जेर समात हैं वहीं पर सुने जाएंगे, चीफ जस्टिस डायरेक्ट उनको अपने पास कहाँ ले आए। जहां तक इमरान खान के खत की बात है, चीफ जस्टिस ने वादे कर दिया कि वो खत उन्होंने जजेस कमेटी को भेज दिया है और जजेस कमेटी उसको अपनी बारी पर लगा देगी। अब चूंकि तहरीक इंसाफ को तो आदत पड़ गई हुई है साकिब निसार और आसिफ सईद खोता और गुलजार की कि शाम को पिटीशन दायर करें तो सुबह लग जाए, मेरी और आपकी पिटीशन शाम को दायर हो जाए तो सुबह लग जाती है? नहीं लगती ना, बारी पर लगेगी। आप चूंकि इनको बारी की तो आदत नहीं है, इनका तो ख्याल है कि इनके लिए रात 11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुला रहता था, जज बैठ के इंतजार करते रहते थे कि कब खान साहब आएंगे तो हमने उनको जमानत देनी है। तो वो दौर चले गए हैं। उस दौर को याद करके ये रोते जरूर है और कहते हैं कि फिर पार्लियामान ने मुल्क चला ले, अगर अदालतों ने नहीं चलाना। मुल्क पार्लियामान नहीं चलाना है, मुल्क अदालतों ने नहीं चलाना। अदालतों का कोई इख्तियार नहीं मुल्क चलाने का, ना अदालतों के पास कोई कानून बनाने का इख्तियार है, ना अदालतों के पास आइन में तरमीम करने का इख्तियार है, ना अदालतों के पास मुल्क चलाने का इख्तियार है।
अदालतों के पास पार्लिमान के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करने का अख्तियार है, उन्हें वहीं तक महदूद रखना चाहिए। ये आदत पड़ी हुई है तहरीक इंसाफ को कि वो अदालतों के जरिए सियासत करती रही है, तो वो अब बार बार अदालतों में जाते हैं कि वहां से शायद हम अपना पॉलिटिकल जुडिशियल एक्टिविज्म ले लेंगे। मंसूर अली शाह आ जाते तो वो नए इंतखाबात का ऐलान कर देते, वो आ जाते तो ये कर देते। तो मेरा मतलब है कि वो दौर चला गया। अब जब वो दौर चला गया तो आप उसको याद करके रो ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। इसार राणा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम हर सियासी जमात अपनी मर्जी की जुडिशरी चाहती है। यही माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब पर इल्जाम भी आता है कि एस्टैब्लिशमेंट अदलिया और इमरान खान साहब का गठजोड़ था, इसलिए दो सियासी जमातों को निकालने का फैसला किया गया। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से बहुत से पीटीआई के लोग भी कहते हैं कि उनको ऐसे नहीं निकाला जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि सियासी जमातें अपनी मर्जी की अदलिया चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मियां साहब को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन चले फिर अदलिया ने उसको करेक्ट भी कर लिया, उन्हें घर बिठा के बायोमेट्रिक भी दे दिया, 50 रुपये पे मुल्क से बाहर भी भेज दिया, फिर वापसी में उनके मुकदमात भी ख़त्म कर दिए, अल हुदैबिया, अल अजीज़िया ख़त्म कर दिया, फिर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फ़र्द जुर्म आयदू थी, वो ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि फिर अदलिया ने एक तसीह कर ली अपनी, और बाकायदा जुर्माने के साथ तसीह कर ली, और फिर उन लोगों को मुल्क बनाने, रियासत हुकूमत बनाने का भी भरपूर मौका दे दिया। तो मेरा ख्याल है अदलिया ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था, और वो जितने केसेस थे शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, वो सारे एक जगह फ्रीज़ हो गए कि नहीं भाई अब इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि इमरान खान अब सबसे बुरा इंसान है, उसको हमने तुलना है। तो मेरा ख्याल है अदलिया ने बिल्कुल ठीक किया, और ऐसे ही होना चाहिए था कि इतने बड़े बड़े केसेस जो थे उनको यकजुम्बिश कलम जो है ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट में जाके उन लोगों के साथ बैठा जाए जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके बैठ के तकरीरें की जाएँ, उन्हीं के साथ मुलाकातें की जाएँ। तो अदलिया ने अपनी काफ़ी तसीह की। मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया का मुकाम बुलंद हुआ इस सारे उससे, और आम आदमी जो है वो ये समझता है कि अदलिया ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और मुझे लगता है कि ये आगे चल के भी होगा। और शायद खाकान अब्बासी जैसे जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। राणा साहब मजाक कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आप अदलिया का प्यार से मजाक उड़ा रहे हैं या? नहीं, मैं बिल्कुल एहतराम से, क्योंकि मैं ही पकड़ा जाऊंगा अगर मेरे को बात बुरी लगी। को दुनिया अगर चपरासी कहे, को दुनिया कहे कि हम उनकी टोपियों का फुटबॉल बना के खेलेंगे, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, तो शायद मेरी तरफ रुख हो जाएगा। लेकिन मैंने तो अदलिया के इन शानदार कारनामों को, दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई अदालत इंसाफ नहीं देती, जैसे एक ऐसे अल हुदैबिया उड़ा दें, अजीजिया उड़ा दें, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग को उड़ा दें, घर पहुंच के वो कहने में बायोमेट्रिक दे दें, इतने अजीम कारनामे कहीं नहीं होते। वाकई इमरान खान अदलिया से मिलकर सब कुछ अपने लिए करवाता था। ठीक कह रहे हैं आप। राणा साहब, इस पर जवाब भी लेते हैं मुजम्मल सरवरी साहब, लेकिन ब्रेक के वक्त हुआ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अली मीर गंडापुर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनका चैलेंज, उस पर भी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहब आए कारकर्दगी का मुकाबला कर लें। क्या वाकई कारकर्दगी का मुकाबला इन दोनों सूबों के माबैन हो सकता है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।